तय करे थे। और जनता ने जब हमारे को 2 साल पहले जिम्मेदारी सौंपी राजस्थान की, और ये जनता का सवाल बिल्कुल वाजिब है। मैंने एक कांग्रेस के विधायक को सुना था कि जनता पूछ रही है सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल अधिकार है जनता का। जनता ने हमें जिम्मेदारी देकर यहां पर भेजा है। जनता का ये अधिकार है कि वो हमसे पूछे कि वो हम उनके लिए क्या काम कर रहे हैं। और मैं आज आपको इस बात का धन्यवाद देता हूं कि मुझे सरकार का पक्ष रखने के आपने इजाजत दी, और पूरे राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि जो यहां बैठे हैं इनके सामने मैं अपनी बात रख सकूं। आपको धन्यवाद इस बात के लिए। और लक्ष्य तय करना और लक्ष्य प्राप्त करना हमें अपने संस्कारों में सीखा है। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं और हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने आते हैं। क्योंकि थोड़ी सी परंपरा रही है कुछ पंक्तियों की, तो मैं भी पंक्तियों से शुरू करता हूं। सही समय पर सही बात। राणा से लेकर महाराणा, राणा से लेकर महाराणा सबकी यही कहानी है। जो कहते हैं वो कर दिखलाते हैं। ये पानी राजस्थानी है। चुप रहकर काम किया हमने, चुप रहकर काम किया हमने, बेवक्त कभी नहीं चीखा है। इस कर्मयोग की शिक्षा को हमने गीता से सीखा है। इस कर्मयोग की शिक्षा को हमने गीता से सीखा है। नर की सेवा करने से सेवित नारायण होते हैं। इसलिए हम शब्द नहीं कर्तव्य परायण होते हैं। हम संस्कार से पले बड़े। ये नेता प्रतिपक्ष ध्यान से सुने ना, नहीं सो रहे, जगह में। हम संस्कार में पले बड़े, हम संस्कार में पले बड़े, जनता से घात नहीं करते। हम काम दिखाते, धरती पर कागज पर बात नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू करूंगा राइजिंग राजस्थान से, क्योंकि हमारी सरकार की जो जर्नी है वो 2 साल पहले शुरू हुई थी। हमने एक भी दिन नहीं गंवाया था। तो जब 2 साल पहले राइजिंग राजस्थान हमने शुरू करा तो लक्ष्य स्पष्ट थे। नीति, नियत, निष्पादन और उद्योग, निवेश, निर्यात और एक्सपोर्ट का हब राजस्थान बने। उत्पादन का, निवेश का, निर्यात का, ये सारा का सारा राजस्थान के अंदर एक हब बने। हमने राइजिंग राजस्थान के अंदर जब अलग अलग प्रदेशों में जाना शुरू करा, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी डेलीगेशंस दूसरे प्रदेशों में गई, दूसरे देशों में गई, वहां चर्चा होती थी ये कौन आया है। और राजस्थान की बात, वो राजस्थान को केवल गढ़ से जानते थे, लेकिन उन्हें पता चला यहां तो पेट्रोलियम भी है, यहां स्किल है, यहां पे एजुकेशन है, यहां लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा एक व्यवस्था है। हर तरह से राजस्थान की खूबी देश विदेश में पहुंची है। ये सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन होता है नेता प्रतिपक्ष जी, सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन। हमने ब्रांडिंग करी है। जो पैसा हमने राइजिंग राजस्थान में खर्च करा है वो हमारे लिए नहीं करा, हमने राजस्थान के युवाओं की, राजस्थान की ब्रांडिंग करी है पूरे देश, पूरी दुनिया में। और केवल ब्रांडिंग ही नहीं करी, हमने नीतियां भी बनाई। हमने ऐसी नीतियां बनाई जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, कभी बनी भी नहीं थी राजस्थान में। और आपकी बनाई हुई नीतियों को हमने सुधारा भी। तो एक सॉलिड फ्रेमवर्क तैयार हुआ राजस्थान के अंदर नीतियों का। जो नीतियां आपने आज तक नहीं बनाई, राजस्थान में आज तक नहीं बनी थी, मैं आपको कुछ बताता हूं। जैसे एक्सपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट पहले नहीं हो रहा था? खूब हो रहा था राजस्थान से एक्सपोर्ट। फर्नीचर का हो रहा था, जेम्स, ज्वेलरी सबका हो रहा था, टेक्सटाइल का हो रहा था। लेकिन नीति नहीं बनाएंगे, चेहरा दिखाओ कानून बताएंगे। हमने नीति बनाई, स्पष्ट कर दिया, ताकि जिसको एक्सपोर्ट करना है उसको लिखित में हो कि राज्य सरकार क्या करेगी। और आप एक्सपोर्ट के अंदर भी मानसिकता होती है अध्यक्ष महोदय। जब एक्सपोर्ट की बात होती है फिर वापस विपक्ष सोचता है ये तो विदेश है, विदेश से क्या लेना देना। हमारी सरकार जब एक्सपोर्ट का सोचती है तो उस कारीगर का सोचती है जो पत्थर पे काम कर रहा है और पत्थर में जान भर रहा है। उस कलाकार को ध्यान में रखती है जो मीनाकारी का काम कर रहा है।
उस व्यक्ति को याद करते हैं जो फर्नीचर पे काम कर रहा है। एक एक छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक हम देखते हैं कि वो सारे के सारे उसके अंदर उनको आगे बढ़ने का एक अवसर मिल रहा है। हमारे लिए एक्सपोर्ट वो है, इसलिए हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी बनाई। अब आपने मिल्क केक तो खाया ही होगा अलवर का, आप अलवर के हैं, खिलाया भी होगा, मुझे आज तक नहीं भेजा लेकिन उम्मीद है आगे आ जाएगा। मिल्क केक आपने खाया, लेकिन मिल्क केक बनाने वाले को आपने हलवाई ही सोचा और उसको वहीं तक ही सीमित कर दिया। उसी तरह ब्लू पॉटरी, आप सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तोहफे में गिफ्ट में दी होगी ब्लू पॉटरी, लेकिन ब्लू पॉटरी का जो कारीगर है, जो इतनी मेहनत से काम करता है, वो वहीं पड़ा है। उससे भावतोल और कर रही है जनता जब खरीदती है कि 100 रुपए नहीं 50 में देंगे। किसी बड़े उद्योगपति से भावतोल नहीं करते, वो ब्लू पॉटरी बनाने वाले से भावतोल करते हैं, दरी बनाने वाले से भावतोल करते हैं। वो वही का वही पड़ा हुआ है। ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो पहचान देते हैं उस जिले को। अलवर की पहचान है ना मिल्क केक, ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो उस जिले को पहचान देते हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट को पहचान दिलाने वाली पॉलिसी हमने बनाई, हमारी सरकार ने बनाई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाई। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ताकि इन सबको आगे बढ़ने का, ब्रांडिंग का भी, उनकी मार्केटिंग का भी, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का भी, सबका पैसा हम देते हैं। इस वर्ष हमने 35 करोड़ रुपए दिए हैं और साल का बजट 100 करोड़ का है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, जिसको आप भूल गए थे। अभी रफीक खान साहब आ गए, छाती ठोक ठोक के, टेबल ठोक ठोक के पहले बता रहे, छाती ठोक के पहले बोल रहे थे लाख की चूड़ियां का बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, सांगनेरी प्रिंट का बोल रहे थे, जयपुर की रजाइयों का बोल रहे थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर इन सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और रफीक खान साहब, केवल बोलने से नहीं होता, काम करने से होता है। अभी मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। आप संतुष्ट रहिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको हम सब ने खूब प्यार से सुना था। अब देखते रहिए आगे। जीरा, आपने जीरा भी नहीं दिया, उसका जीरा भी ले लिया। डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट के लिए तो खैर, ये कहां से डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट ला सकते थे अध्यक्ष महोदय? ये पार्टी वो है जिसने देश में लाइसेंस राज लेकर आए थे। ये पार्टी डायरेक्ट अलॉटमेंट कहां से लेकर आएगी? ये तो पूरे विरोध में रहेगी डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट के। और जो अभी करा भी था, उसका जवाब मैं दूंगा, खूब तसल्ली से दूंगा, आप बैठ के सुनिएगा। तो डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट की उम्मीद हम इनसे नहीं कर सकते थे, हम लेकर आए डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट। डेटा सेंटर पॉलिसी, आधुनिकीकरण हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, हमने सोचा कि होनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स की पॉलिसी, वो भी हम लेकर आए। अब लॉजिस्टिक्स की पॉलिसी में मैं अध्यक्ष महोदय और नेता प्रतिपक्ष आपको बताता हूं कि डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती, क्योंकि आप अक्सर डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। थोड़ा सा भूगोल देखिए राजस्थान का। अमृतसर से लेकर जामनगर तक, अध्यक्ष महोदय, अमृतसर से जामनगर तक एक सड़क जा रही है जो 6 लेन एक्सप्रेसवे है, 1200 किलोमीटर लंबी है और बीकानेर से होती हुई जाती है, आपके जालोर से होती हुई जाती है। 640 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के अंदर है। इसका नाम है इकोनॉमिक कॉरिडोर। और एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, कि जब बीकानेर में मूंगफली फूड प्रोसेसिंग के लिए गुजरात जाती है तो पहले उसको 3 से 4 दिन लगते थे। अब इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर जब चलती है तो 16 घंटे में वो गुजरात पहुंचती है। तो अपने मन में ध्यान रखिए कि एक 1200 किलोमीटर की एक सड़क है जो जामनगर से, बैठ जाइए, जामनगर से लेकर अमृतसर तक जाती है। दूसरी बात, आप दिल्ली ध्यान दीजिए। माइक मेरे पास है, आप सुनिए, माइक मेरे पास है, आप इनको सुनिए, आप चिंता ही नहीं करिए। रफीक साहब को बोलने दीजिए जितना ही बोलना है। मिलने की भी कोई, एक नहीं 2 माइक मेरे पास। अध्यक्ष महोदय, फिर से धन्यवाद देता हूं, मुझे आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि खूब शांति से मैं इन सब के जो इन्होंने बातें बोली हैं सबके जवाब मैं आज दूंगा। दूसरी बात, दिल्ली से एक सड़क निकलती है नेशनल एक्सप्रेसवे जो दौसा होते हुए मुंबई तक जाती है। 1400 किलोमीटर का ये रास्ता है, 6 लेन का ये रास्ता है, 6 से 8 लेन ये रास्ता है और 370 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। आप देखिए, ये नक्शे में ध्यान रखिएगा। इसके मध्य में, इन दोनों एक्सप्रेसवे के मध्य के अंदर
एक डेडिकेटेड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली से निकलता है और मुंबई तक जाता है। ये रेल लाइन है, रेल की पटरी है जो 1500 किलोमीटर लंबी है और 500 किलोमीटर राजस्थान में से होकर निकलती है। इन तीनों चीजों के ऊपर हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ से ये बनाया है, 30 बिलियन US डॉलर से ये बनी है। और अध्यक्ष महोदय, इनके मध्य में जो 500 किलोमीटर की रेल लाइन है उसके दोनों तरफ, ऊपर भरतपुर से लेकर अलवर से लेकर नीचे तक दोनों तरफ 150 से 200 किलोमीटर का पूरा जो एरिया है वो है राजस्थान का इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये है 30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था इसके बीच के अंदर। और हमने केंद्र सरकार के साथ मिलकर 5 नोड तैयार कर दिए हैं। एक हो गई कुशकेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना, दूसरा हो गया जयपुर दौसा, तीसरा हो गया अजमेर किशनगढ़, फिर हो गया आपका राजसमंद भीलवाड़ा और फिर जोधपुर पाली मारवाड़। ये 5 इंडस्ट्रियल एरिया तय हो गए। राजस्थान के अंदर कोई भी प्रोडक्ट तैयार हो, चाहे वो एग्रो प्रोडक्ट हो, चाहे वो मशीन का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, उसको इस रास्ते पे आना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए और फिर जाएगा। लॉजिस्टिक्स के लिए राजस्थान इतनी शानदार जगह है, जहां भौगोलिक क्षेत्र इतना बड़ा है, सारी कनेक्टिविटी है, उसके बावजूद भी आपने लॉजिस्टिक पॉलिसी नहीं बनाई। हमने बनाई, हमने तैयार करी। और अब मैं इसको सरल शब्दों में समझाता हूं, क्योंकि संभव है रफीक साहब को समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूं बड़े सरल शब्दों में। ट्रांसपोर्ट और गोदाम की जब लागत घटती है तो उद्योग की लागत अपने आप घट जाती है। जब उद्योग की लागत घटती है तो बाजार में जो सामान आता है उसकी भी कीमत घट जाती है। जब कीमत बाजार में घट जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने से डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी फ्लरिश करने लग जाती है। यह है जनहित का उद्योग मॉडल, यह है राजस्थान जनहित का उद्योग मॉडल। और इसके अंदर जब उद्योग बढ़ेगा तो केवल मालिक नहीं बढ़ेगा, उसका कामगार का घर भी बढ़ेगा, दुकानदार का बाजार भी बढ़ेगा और किसान की मांग भी बढ़ेगी। यह समझने की बात है, इसको लिख लीजिए कहीं पर और इसको बार बार समझिएगा कि क्यों हम जमीन की कीमत कम कर रहे हैं। जब जमीन की कीमत कम जाती है तो छोटी जेब वाला उद्योग करने वाला भी आ सकता है, नहीं तो बंद रहता है वो केवल बड़े बड़ों के लिए। और बड़े बड़ों का तो मेरे पास अभी हिसाब है, मैं आऊंगा, बाद में आऊंगा उसके ऊपर। अब मैं आता हूं अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें विपक्ष भी अच्छी करता है और जब विपक्ष अच्छी बात करता है तो हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। जब यहां चर्चा चल रही थी, आज नहीं पहले, तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा था और बहुत अच्छी बात बोली थी कि सरकार मालिक नहीं होती, जनता की ट्रस्टी होती है। बहुत अच्छी बात थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने नोट भी करी। फिर मेरे ध्यान में आया कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कर्म शब्दों से ज्यादा ताकतवर होता है। तो मैंने कहा इनके कर्म क्या थे? तो फिर मुझे ध्यान आया कि 2022 में रिप्स की एक पॉलिसी आपने बनाई थी, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022। अब 2022 में जब इन्होंने स्कीम बनाई तो बहुत सारे लोगों को बुलाया इन्होंने, सब लोग फटाफट आए। यहां इन्होंने कुठारघात करा। अध्यक्ष महोदय, जब किसी पे भरोसा नहीं होता और वो विश्वासघात करे तो दर्द नहीं होता, लेकिन जब जनता ने इनको सरकार में बिठाया, ये ट्रस्टी थे, ये जो बोल रहे हैं ना कि ट्रस्टी हो रहे हैं, ये ट्रस्टी थे उस समय, और इस ट्रस्टी ने ट्रस्ट को तोड़ दिया। ये कुठारघात इन्होंने करा जब इस सरकार। ये है पुअर गवर्नेंस और पॉलिटिक्स का उदाहरण दे रहा हूं। कैसे करा ये बता रहा हूं, अभी विस्तार से बताऊंगा, विस्तार से बताऊं। ये है पुअर गवर्नेंस और पॉलिटिक्स का उदाहरण। पॉलिटिक्स वाली पॉलिटिक्स नहीं, ये जनता के साथ खेली गई पॉलिटिक्स है, उसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। 2022 में इन्होंने घोषणा करी रिप्स 22 के अंदर कि बहुत कुछ देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे, सब कुछ देंगे। तो कई सारे उद्योगपति आ गए, कुछ नए नए उद्यमी भी आ गए, राजस्थान के नए नए उद्यमी, उन्होंने पैसा लगा दिया।
अब जो उनको बेनिफिट मिलना था सरकार से ना, गायब, सरकार गायब हो गई, वहां से कोई मिलने वाला नहीं। इन्होंने सोचा कि हमेशा की तरह घोषणाएं करेंगे, जो सुर्खियों में आएगा उसको बटोर लेंगे। तो इन्होंने घोषणाएं कर दी। इन्होंने सोचा इनके पास जादूगर है, वो जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। लेकिन यहां तो पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब कुछ पहचानती है। तो पहचान गई पब्लिक। फर्क देखिए, आपकी सरकार और हमारी सरकार के अंदर फर्क देखिए। अभी आ रहा हूं, फिगर्स आ रहा हूं। फर्क देखिए अध्यक्ष महोदय, फर्क देखिए। इनकी पेशेंस टूटती जा रही है। मैं इनको अभी फर्क देखिए। रिप्स 2022 के अंदर जो इन्होंने घोषणाएं करी थी, रिप्स 2022 के घोषणाएं करी थी, वो इन्होंने पूरी नहीं करी, इन्होंने वादा पूरा नहीं करा। लेकिन वो वादा हमारी सरकार जब आई तो हमने पूरा करा, क्योंकि वो वादा कांग्रेस के नाम से नहीं था, वो वादा राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम से था। राजस्थान नाम उसमें जुड़ा हुआ था। आपने अपने अंत के 2 साल में जहां सारा जोर लगा देते हैं,